अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ के लिए बांस की रोपाई वैज्ञानिक तकनीक। अदरक की फसल में लगने वाले रोग एवं निदान पर जानकारी। आज का किसान आर्थिक समस्याओं से घिरा है। खास तौर पर पठारी एवं बंजर क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की समस्याएं अपार हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में किसानों की एक तो आय कम होती है, वहीं दूसरी ओर पूंजी की कमी के कारण वो उन्नत कृषि तकनीकियों को नहीं अपना पाते। लेकिन यदि किसान इन क्षेत्रों में वानिकी पौधे लगाए तो उनके लिए ये अच्छी आमदनी का जरिया बन सकता है। और जैसा कि अभी बांस की रोपाई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है, तो यदि आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो बांस की रोपाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला कटिहार के उद्यान विभाग के निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार। राज्य में राष्ट्रीय बांस मिशन जो है योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जो है किसानों को नए बांस का बाग लगाने के लिए पुराने जो बांस के बाग हैं उनको जीर्णोद्धार के लिए, उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, पौधशाला निर्माण के लिए या फिर जो है बांस की जो है खेती के लिए अनुदान जो है दिया जा रहा है। किसान भाइयों, हमारे राज्य में राष्ट्रीय बांस मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को बांस लगाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत आपको कितना अनुदान दिया जा रहा है और यह अनुदान कितनी बार मिलता है, आइए जानते हैं। बांस लगाने के लिए जो योजना अभी वर्तमान में चलाई जा रही है, इसमें हम लोग किसानों को 8,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से जो है अनुदान देते हैं। यह भी 3 किस्तों में जो है दिया जाता है। प्रथम वर्ष जो है 80% दिया जाता है, जो कि 6400 रुपया पर हेक्टेयर है, और पुनः जो है हम लोग 10% करके दे देते हैं किसानों को। दूसरा योजना जो हमारा बांस का पुराना बगीचा है, उसमें यदि किसी प्रकार का कीट व्याधि लग गया या फिर रोग से ग्रस्त है, उसमें हम लोग पोषक तत्व नहीं डाल रहे हैं तो उसकी सिंचाई नहीं कर रहे हैं। तीसरा योजना जो है जहाँ पे कीट व्याधि का कम प्रकोप है, कहीं कहीं देखा जाता है, तो उसमें दवा कीटनाशक के लिए या फफूंदनाशक के लिए जो है 200 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाता है। इसमें किसान भाई जो है 400 रुपया तक की दवा जो है प्रति हेक्टेयर का क्रय कर सकते हैं और उन्हें 200 रुपया हम लोग की तरफ से अनुदान दिया जाता है। किसान भाइयों, बांस को लगाने का उचित समय क्या है और इसकी पंक्ति से पंक्ति तथा पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए तथा इसके साथ ही गड्ढों का आकार कितना हो एवं लगाते समय इसमें कौन कौन से उर्वरकों को मिलाएं, आइए जानते हैं। तो जब हम बांस की खेती प्रारंभ करते हैं तो अन्य बाग की तरह इसे भी जो है बरसात के मौसम में जो है हम जुलाई से लेकर सितंबर तक जो है लगाते हैं। और इसके लिए गड्ढा का जो आकार होता है वह 60 गुना 60 सेंटीमीटर होता है। और इस प्रकार गड्ढे जब हम तैयार कर लेते हैं तो फिर बांस का प्लांटिंग मटेरियल लाके उसमें हम लोग लगाते हैं। बांस लगाने का जो दूरी है वह सबसे अच्छी दूरी माना जाता है। पंक्ति से पंक्ति जो है वह 5 मीटर और
पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 4 मीटर, यानी 1 हेक्टेयर में हमको जो है 400 हमारा जो है पौधा लगता है बांस का। और इसमें लगाते समय जो है 33 ग्राम नाइट्रोजन, 16 ग्राम फास्फेट और 16 ग्राम जो है पोटास, यह जो है हम लोग गड्ढा की तैयारी के समय ही जो है मिट्टी में मिलाते हैं। बरसात के मौसम में लगाते हैं तो लगाने के पश्चात जो है हम लोगों को उस समय सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो है साल भर में 2 से 3 सिंचाई हम लोगों को इसमें देना पड़ता है। इस प्रकार जो किसान भाई हैं बांस योजना से लाभान्वित होकर अपने बांस बाग को सुधार सकते हैं और नया बांस जो है लगा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने अदरक की फसल जून माह में लगाई थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और बारिश के मौसम में खेत में पानी एवं वातावरण में नमी की अधिकता होने के कारण फसल पर कई रोग पनपने लगते हैं, जो कि पौधों की बढ़वार को बाधित करते हैं। साथ ही रोग उग्रता बढ़ जाने पर उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है। इसलिए समय पर इन रोगों की रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, आप अदरक की फसल में इन रोगों की रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AK मिश्रा से। जो भी किसान भाई अदरक को जून के महीने में लगाए होंगे, उनकी अदरक की फसल करीब 2 महीने की हो गई होगी। तो अभी देखा गया है कि जो भी नई पत्तियां अदरक में निकल रही हैं वो सफेद रंग की हो जाती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जमीन में जो फेरस आयरन का जो तत्व है वो पौधा नहीं ले पाता है। तो अगर किसान भाइयों के अदरक में जो भी नई पत्तियां निकल रही हैं अगर सफेद रंग की हो रही हैं, तो वो इसमें फेरस सल्फेट नाम की एक केमिकल मिलता है, उसका 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर इसका स्प्रे करें। हाँ, और यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर वो 10 लीटर करीब एक सॉल्यूशन बनाते हैं, घोल बनाते हैं फेरस सल्फेट का, 10 लीटर में 50 ग्राम दे दें फेरस सल्फेट और उसमें 1 से 2 कागजी नींबू निचोड़ दें। जिससे क्या होगा कि ये नींबू की वजह से जो भी ये तत्व है फेरस, आसानी से पौधे इसको ले पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि फिर जब अगर पानी हम पटा देते हैं या बारिश हो जाती है, जैसे कभी बारिश हो गई है, इसके बाद जब फिर काफ़ी धूप होगा, इसके बाद इसमें गलका बीमारी लगता है, जो कि अक्सर अदरक के खेतों में पाया जाता है। इस गलका बीमारी के रोकथाम के लिए जैसे ही देखें कि खेतों में 1-2 पौधे में गलका बीमारी लग गया है, उसका जो नीचे का जड़ है वो सड़ गया है, सबसे पहले उस तरह के पौधों को उखाड़ कर फेंक दें और उस गड्ढे से मिट्टी भी निकाल के कहीं दूर फेंक दें, ताकि उस बीमारी का जो कारक है, चूंकि ये मिट्टी जनित है, वो फैल ना पाए। और उसके रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक, चाहे वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लें, टेट्रासाइक्लिन ले लें, एग्रीमाइसिन ले लें या बैक्टीरिया नाशक ले लें, वो एक 6 ग्राम का पैकेट आता है, 30 लीटर में 1 पैकेट मिला दें और उसी पानी में प्रति लीटर के दर से 2.5 ग्राम रिडोमिल एमजेड, अगर वो 30 लीटर बनाते हैं तो वो हो जाएगा 75 ग्राम, उसमें रिडोमिल एमजेड भी मिला दें एंटीबायोटिक के साथ। और वो जो घोल बनेगा उसमें, और अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी नई पत्तियां निकल रही हैं या बरसात जब हो रही है तब कीड़ा का प्रकोप हो रहा है, नई पत्तियों को कीड़ा काट दे रहे हैं, पत्तियां ठीक से निकल नहीं पा रही हैं, तो उसमें क्लोरोपाइरीफॉस उस दवाई का 2 ml प्रति लीटर उसी घोल में ये दवाई भी मिला दें। इस तरह वो घोल जिसमें कि एंटीबायोटिक हो, रिडोमिल एमजेड हो और क्लोरोपाइरीफॉस हो, उसका घोल बनाकर किसान भाइयों ये अदरक के पौधों पे कम से कम वो 3 से 4 बार इसको अच्छी तरह स्प्रे करें। और स्प्रे इस तरह करें कि मिट्टी पूरी अच्छी तरह सिंचित हो जाए, क्योंकि जो भी गलका बीमारी है उस बीमारी का कारक मिट्टी जनित है। तो वो इस तरह सिंचित करें ताकि उसका जो जड़ का भाग है, मिट्टी का भाग है, अच्छी तरह इस घोल से भीग जाए, जिसके वजह से फिर ये बीमारी पे काफी नियंत्रण पाया जा सकता है।
आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी करें। लीची तोड़ने के बाद लीची के बगीचों की जुताई कर खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलो कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी खाद, 2.5 किलो यूरिया, 1.5 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1.3 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 50 ग्राम सुहागा के मिश्रण को वृक्ष के पूरे फैलाव में समरूप बिछाकर मिट्टी में मिला दें। जो किसान भाई बरसाती सब्जियां जैसे भिंडी, बोदी, टमाटर, फ्रेंच बीन, फूल गोभी, बंदा गोभी इत्यादि की खेती करना चाहते हैं, वो खेत की तैयारी कर बुआई करें तथा पहले से लगाई गई विभिन्न सब्जियों में घास पात निकालने के लिए निकाई गुड़ाई भी करें। जो किसान भाई नए फल के पौधे लगाना चाहते हैं, वो किसी विश्वसनीय नर्सरी से पौधा लाकर अनुशंसित मात्रा में खाद डालकर लगा दें तथा ध्यान रखें कि लगाए गए पौधे के नजदीक पानी जमा न हो। बरसात के दिनों में किसी भी दवा का छिड़काव साफ मौसम देखते हुए करें तथा दवा के घोल में सिंडोवीट या टिपोल 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर की घोल के अनुपात से अवश्य मिलाएं। सिंडोविट अथवा टिपोल के अभाव में दवा के घोल को साबुन पानी में तैयार करें। इससे दवा का घोल चिपचिपा हो जाता है तथा हल्की वर्षा के बावजूद दवा पूर्णतया पौधे से धुलता नहीं है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला बक्सर के राम मोहन यादव ने। आपने आम की रोपाई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। और आम के नए बाग को लगाने से पूर्व हमें कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, आम का बाग लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो अपने प्रदेश की जलवायु एवं बाजार की मांग के हिसाब से प्रजातियों का चयन करें। तो वे आम की कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें जिससे वे अच्छा फलन प्राप्त कर सके, आइए जानते हैं। आम की प्रमुख प्रजातियां हैं, जैसे लंगड़ा है जिसको हमारे यहाँ मालदह बोलते हैं, जर्दालू है, बम्बई है, हिमसागर है, बथुआ है, ये सारी प्रजातियां हैं। और ये आम्रपाली है, प्रजातियां हैं जो हमारे किसान भाई इनको पसंद करते हैं। पेड़ बहुत बड़े साइज के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, उनको 10 गुणे 10 मीटर के दूरी पे लगाना चाहिए। और जो मध्यम जैसे हमारा लंगड़ा हुआ, इनको हमको 10 गुणे 10 मीटर पे लगाना चाहिए। और जैसे हमारा दशहरी है, दशहरी को लगाने के हमें लिए 5 गुणे 5 मीटर का दूरी पे लगाना चाहिए। और उसी तरह से हमारे जैसे आम्रपाली है, आम्रपाली प्रजाति के जो पौधे होते हैं वो इन प्रजातियों की तुलना में थोड़े से बौने होते हैं, इनको हमें 3 गुणे 3 मीटर के दूरी पे लगाना चाहिए। किसान भाइयों, आम एक लंबी अवधि वाला वृक्ष है और कुछ किसान कमजोर एवं बेकार पौधों को लगा देते हैं, जिससे आने वाले वर्षों में इन पौधों से अच्छा फलन प्राप्त नहीं होता। इसलिए नए पौधों की खरीदारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। किसी जो है विश्वसनीय नर्सरी से रोग मुक्त जो है पौधों के लगाना चाहिए। कोशिश करें कि उनका पौधा जो है
रोगग्रस्त न हो, कि वो थल्ला सहित वो पौधे को हमको देते हैं। उसके किनारे पॉलीथीन लगी होती है, उस पॉलीथीन को हमें ब्लेड से काट के जो है हटा लेना चाहिए। और जो जहां हम गड्ढे के बीचों बीच जो खूंटी गाड़े हैं उसमें से थोड़ी सी मिट्टी हटा के इस पौधे को लगाना चाहिए। और पौधे को जब हम लगाते हैं उसको खूब बढ़िया से हमें जो है उसको मिट्टी को दबा देना चाहिए। किसान भाइयों, जब आपके आम के पेड़ 1 साल के हो जाएं, तो उनमें आप उर्वरकों का प्रयोग कितनी मात्रा में करें जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी तरह से हो सके, आइए जानते हैं। प्रथम वर्ष जब हम जिस साल लगा रहे थे उस साल तो हमें किसी भी तरह की कोई खाद, जो रासायनिक खाद हमने नहीं दिया। लेकिन जब जड़ों का विकास अच्छी तरह से हो जाए तो है कि 1 साल के बाद जो है आप उर्वरकों का व्यवहार करें। 100 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें जो है 217 ग्राम यूरिया की जरूरत पड़ेगी। 50 ग्राम जो है फास्फोरस के लिए हमें 312 ग्राम जो है सिंगल सुपर फास्फेट की जरूरत पड़ेगी। 100 ग्राम पोटास के लिए हमें 167 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की जरूरत पड़ेगी। और इस मात्रा को जो है हम बढ़ाते हुए जाएंगे और 10 साल के बाद जो है वह मात्रा हर साल हमें देना है। जून जुलाई माह में जो है खाद्य उर्वरकों का व्यवहार करें। जब 10 साल का हमारा पेड़ है उससे 1.5 मीटर, मुख्य तने से 1.5 मीटर की दूरी पे 9 इंच चौड़ा और 9 इंच गहरा हमें रिंग बनाना चाहिए और उसकी आधी मट्टी निकाल दें। और ये जो अभी हमने आपको बताया उर्वरकों की मात्रा उस आधी मट्टी में मिला के उस रिंग को खूब बढ़िया से भर दें। और रिंग को भर देने के बाद जो है उस बची हुई मिट्टी से उसको दबा दें। और जिस दिन आप खाद देते हैं उसी दिन आपको सिंचाई कर देना चाहिए। कि जब हमारे पौधे 1 साल के बाद जब बढ़ना शुरू करते हैं उस समय हमें ये चाहिए कि अगल बगल जो अनियंत्रित जो वृद्धि हो रही है उसको समय समय पे काट के हटाना चाहिए। तेज सिकेटियर से जो है आप कोशिश करें कि जमीन की सतह से जो है वो पौधा जो है 100 सेंटीमीटर तक अगल बगल शाखाएं उसकी न निकलें। और जो शाखाएं निकल रही हैं उसको कटाई छटाई करके जो है पौधे को शेप एक निश्चित आकार में रखना चाहिए। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी आय हेतु मछली बीज संचयन पर जानकारी, बेर की अधिक फलन देने वाली प्रजातियां एवं रोपण तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।